डिफाइन एक्सेलरेशन, सिंपल सी आपके पास डेफिनेशन, उसको आप लिख दें, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एंड दैट इज योर एक्सेलरेशन। ठीक हो गया। अब तो देखो कल भी मैंने आपको एक चीज बताई थी कि देखो पहला सवाल मैटर करता है, आप कुछ ना कुछ आगे आने वाली इंफॉर्मेशन में ऐसा ही होगा जहां पे एक्सेलरेशन से रिलेटेड या तो आपके पास कोई न्यूमेरिकल आ जाएगा जिसमें हम लोगों को कोई ना कोई फॉर्मूला पुट इन करना पड़ेगा, या तो कोई रीजनिंग क्वेश्चन आ सकते हैं। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, तो सारे दिमाग में वो फॉर्मूला जॉट डाउन कर लो जो एक्सेलरेशन से आपके पास रिलेटेड होते हैं। तो आपके पास जरा देखें, क्वेश्चन में बोला हुआ ये है कि एक ट्रेन है जिसका टोटल मास है 520,000 kg, ओके, एंड द ट्रेन इज एक्सेलरेटिंग एट 1.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके मेरे भाई, मालूम क्या करना है, टाइम मालूम करना है। किस चीज का, कि द ट्रेन स्पीड इंक्रीजेस फ्रॉम 15 टू 28। तो बेटे ये जो आपके पास ट्रेन की स्पीड में इंक्रीज आया है इस एक्सेलरेशन के होते हुए, तो आपको टाइम कितना लगेगा इतने स्पीड इंक्रीज करने के लिए? तो हमने एक्सेलरेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया, a is equals to v minus u over t. A is your acceleration, v is your final velocity and u is your initial velocity। टी टाइम है बेटे, हर जगह उसकी जो अप्रोप्रिएट वैल्यूज जो आपको क्वेश्चन में दी हुई थी वो हम लोगों ने पुट कर ली एंड वी गॉट द फाइनल आंसर ऑफ टाइम बेटे। यहाँ से आपके पास टाइम आ गया बेटे। इसी तरीके से जरा देखें, पार्ट 2 में बोला हुआ है कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन। अहमद माइक खुल गया आपका शायद। आपके पास फोर्स फाइंड आउट करनी है बेटे विच इज रिक्वायर्ड फॉर दिस एक्सेलरेशन। तो बेटा फोर्स का फॉर्मूला एक्सेलरेशन से रिलेटेड कौन सा होता है? एक ही है, माँ को याद करो, फोर्स ऑटोमेटिकली याद आ जाएगी। F इज इक्वल्स टू एम ए। एम आपको दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था? 520,000 बेटे। एक्सेलरेशन 1.1 थी, पुट इन किया और हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स आ गई। याद रखें बेटे इस फॉर्मूला में जो ये आपके पास F है ये रिजल्टेंट फोर्स है। रिजल्टेंट फोर्स क्या होती है? कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस बेटे। वो कहीं कहीं पे आपसे ऐसा भी कॉन्सेप्ट पूछ सकते हैं, तो हो सकता है आज किसी एक सवाल में आए भी बेटे। तो रिजल्टेंट फोर्स आपके पास आ गई which has produced this acceleration and that is 570,000 न्यूटन। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला हुआ ये है द ट्रेन यूजेस एन इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक हो गया भाई। एक्सप्लेन व्हाई द फोर्स ऑन द ट्रेन ड्यू टू द मोटर इज ग्रेटर देन द वैल्यू कैलकुलेटेड। आपने एक ये वैल्यू कैलकुलेट की है, जो मोटर है ना बेटा वो इससे ज्यादा ही फोर्स लगाएगी। अब इसकी वजह बतानी है, तो डेफिनेटली बेटे ट्रेन आपके पास बेटे अगर मूव हो रही है तो कुछ ना कुछ एयर रेजिस्टेंस भी तो लग रही होगी, और आपको अगर इतनी ही फोर्स चाहिए तो आपको कुछ एडिशनल फोर्स भी चाहिए होगी टू ओवरकम दिस एयर रेजिस्टेंस बेटे। अगर ज्यादा फोर्स लगानी पड़ रही है, लेट सपोज बेटे मेरे घर का खर्चा ही इतना है बेटे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, और मेरी अगर सैलरी इतनी नहीं है तो आई हैव टू डू सम एडिशनल वर्क एज वेल, ताकि मैं ये वैल्यू मेंटेन कर सकूं बेटे। तो इसीलिए व्हाई देयर देयर मस्ट बी द ग्रेटर वैल्यू फॉर आपके पास, इसलिए बिकॉज देयर वुड बी सम एडिशनल फोर्स व्हिच वुड बी नीडेड टू ओवरकम द फ्रिक्शन। अब वो फ्रिक्शन चाहे एयर रेजिस्टेंस हो, चाहे रेल और ट्रेन के दरमियान हो बेटे, कोई सी भी फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए वी शुड रिक्वायर एन एडिशनल फोर्स सो दैट वी कैन अटेन दिस रिजल्टेंट फोर्स। मेरे बच्चों, क्या ये बात आप सबको अच्छी तरीके से समझ में आ गई? ये क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया? इफ यस, शो मी योर अंगूठास। इफ नो, यू कैन आस्क मी क्वेश्चन बेटे। नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड, ओके ब्रो। देखो सिर्फ मैं ही तुम लोगों को क्लास में छतों से नहीं फेंक रहा होता बेटा, यहाँ पे एग्जामिनर भी फेंक रहा है। लेकिन एग्जामिनर ने देखो इसके ख्यालात अच्छे नहीं लग रहे। अ स्टूडेंट ड्रॉप अ हैवी बॉल। पहली बात तो वो हैवी बॉल ऊपर से फेंक क्यों रहा है? चलो मान लेते हैं किसी के साथ इसका फड्डा होगा। तो हैवी बॉल फेंक दी भाई, किस हाइट से फेंकी? 1.8 मीटर अबव द ग्राउंड। तो ये ग्राउंड है, तो यहाँ से 1.8 मीटर अबव से भाई उसने बॉल फेंकी। ठीक हो गया। The ball then falls to the ground and it does not bounce after hitting। बॉल गिरी और बस नीचे ही रह गई। आपको बताना है डिस्क्राइब द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी ऑफ बॉल between stores from when it begins to fall and when it reaches the ground।
तो देखो बेटे, जब भी कोई बॉडी हाइट पर मौजूद होती है तो उसके पास कौन सी एनर्जी होती है? दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बेटे। और जब वो आपके पास अब नीचे जा रही है ना बेटा, तो नीचे जाते आते वो मूव कर रही है, तो हो क्या रहा है आपके पास? बॉल की स्पीड आहिस्ता आहिस्ता एक तो बढ़ेगी भी बेटे, बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है आपके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही होगी? काइनेटिक एनर्जी में। अब अगर आपके पास वो काइनेटिक एनर्जी कुछ भी बची होती तो वो थोड़ा बहुत तो बाउंस बैक करके आती, लेकिन वो बाउंस बैक ही नहीं हुई। मतलब वो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी भी किसी और फॉर्म में चेंज हो गई, एंड दैट वुड बी हीट एनर्जी बेटे। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली थी बेटे, वो डिक्रीज हो रही है फॉल होते वक्त, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, और जैसे ही गिरी तमाम की तमाम काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी बेटे? थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। ये आपको सेंटेंस की फॉर्म में आप आंसर लिख देंगे and you will score 3 marks बेटे। Let's suppose this is a building और यहाँ पर आपके पास एक बॉल है। अभी क्योंकि ये हाइट पर मौजूद है तो इसके पास कौन सी एनर्जी होगी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जैसे जैसे ये बॉल नीचे जाती रहेगी तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती जा रही है? काइनेटिक। क्योंकि whenever the body moves what kind of energy it possess? काइनेटिक एनर्जी। तो बेटा अब आपके पास क्या हुआ? ये बॉल नीचे गई, अब थोड़ा बहुत बाउंस बैक अगर होती तो वो वापस क्या होता कि वो काइनेटिक एनर्जी ही आपके पास क्या हो रही होती? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो रही होती। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या? वो गिरी और नीचे ही रह गई, मतलब सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी भी लॉस्ट हो गई। तो वो किस फॉर्म में लॉस्ट हुई बेटे? वो हीट की फॉर्म में लॉस हुई होगी। तो बेटे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में चेंज हुई और सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी में आपके पास चेंज हो गई। अगर वापस ऊपर बाउंस तो फिर वो काइनेटिक एनर्जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में वापस चेंज हो रही है। अच्छा, ठीक हो गया बेटे? आराम साहब, आपको भी आई होप सो बेटे सवाल समझ में आ गया होगा। अगर वो वापस अहमद साहब का ये सवाल था कि सर अगर वो वापस टकरा के बाउंस बैक हो रही है तो फिर क्या हो रहा है? तो फिर आपकी काइनेटिक एनर्जी किस में चेंज होती जा रही है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा केस ही नहीं है। यहाँ पर केस क्या है कि बॉल गिरी और नीचे ही रह गई, तो ग्रेविटेशनल चेंज हुई काइनेटिक में और काइनेटिक सारी की सारी चेंज हो गई हीट में, और हीट को हम लोग थर्मल एनर्जी भी बोलते हैं। इसी को आप सेंटेंस की फॉर्म में लिख दें बेटे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर डिक्रीजेस and kinetic energy increases as the ball falls vertically downward. After striking the ground, all the kinetic energy is being converted into thermal energy. That is why the ball didn't bounce back बेटे। ये आपके पास इसका पूरा आंसर हो जाएगा and that would be of 3 marks बेटे। अब सर देखें, एनर्जी वाले क्वेश्चंस में एक चीज याद रखना है, ये सवाल बहुत दफा सेम वर्डिंग के साथ पूछा जा चुका है एंड स्टिल देयर आर सम पीपल हु कंफ्यूज दिस क्वेश्चन बेटे। लेकिन आपने नहीं करना, आप तो शबाटर्स हैं बेटे। आपको जब भी ये लफ्ज लिखा हुआ है ना, इग्नोर एयर रेजिस्टेंस, मतलब तमाम की तमाम, अगर ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो पूरी की पूरी किसमें चेंज हो गई? काइनेटिक में, कोई लॉस नहीं हुआ। ठीक है, इसका मतलब ये होता है बेटा। आपसे बोला हुआ है मैक्सिमम स्पीड ऑफ द बॉल। स्पीड, अब मेरे पास या तो काइनेमेटिक्स के फॉर्मूला यूज करें तो उस टाइप का तो डेटा दिया हुआ ही नहीं है। तो एनर्जी की फॉर्म में अगर मैं देखता हूँ तो आई हैव अ फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी व्हिच इज हाफ mv स्क्वायर। उस फॉर्मूला में स्पीड आ रही है बेटे, तो मैंने कहा यार स्पीड में काइनेटिक एनर्जी के थ्रू मैं निकाल सकता हूँ। लेकिन सवाल ये है सर, ना हमारे पास मास है ना हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है, क्या हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है? हमने कहा वो भी नहीं है हमारे पास। लेकिन ये जरूर पता हो जाएगा इग्नोर एयर रेजिस्टेंस से कि ऑल द काइनेटिक एनर्जी वुड बी कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी बेटे। ये चीज याद रखनी है बेटे। तो हमने कहा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिख लिया हाफ mv स्क्वायर, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिख दिया mgh। मास से मास वैसे ही कैंसिल हो गया तो मास की जरूरत ही नहीं पड़ी बेटे। अब यहाँ से v स्क्वायर को अलग कर लें बेटा, v स्क्वायर 2 डिवाइड वहां जाकर मल्टीप्लाई। ग्रेविटी है, ग्रेविटी की वैल्यू तो हमेशा पता होती है बेटे। हमारे पास हाइट की वैल्यू भी है, हाइट हमें बता दिया था 1.8 मीटर बेटे। तो आ जाएगी मैक्सिमम स्पीड, v के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ था, अंडर रूट लगा दिया, तो 2 इंटू जी इंटू एच, तीनों को मल्टीप्लाई किया, रूट लिया एंड आई गॉट द मैक्सिमम स्पीड। तो बेटा ये लफ्ज याद रखना, इग्नोर एयर रेजिस्टेंस। आपको कैसे पता चला सर काइनेटिक एनर्जी का यहाँ पर? तो देखो, अंदाजा हो जाता है पहले पार्ट से ही। आपसे कुछ ना कुछ इन्होंने इंफॉर्मेशन पूछी भी है एनर्जी से रिलेटेड,
जहन में आ जाना चाहिए कि एनर्जी से ही रिलेटेड कोई आगे आपके पास क्वेश्चन होगा बेटा। तो उसी तरीके से हमें ये पता चल गया कि यहाँ पे ये कंडीशन लगेगी, और इस कंडीशन का कैसे पता चला? इग्नोर एयर रेजिस्टेंस मेरे बच्चों। तो आई होप सो बेटा आपको ये बात भी अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। किसी को कोई मसला है, कोई परेशानी है, बिल्कुल बता सकते हैं मुझे बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास बोला हुआ ये है, इवेपोरेशन और बॉइलिंग में क्या डिफरेंस है? वैसे ये हम लोग अगले टॉपिक में पढ़ेंगे सेक्शन 2 में, लेकिन ये जनरल सा डिफरेंस है। आप इट इज जस्ट फॉर द जनरल नॉलेज। इवेपोरेशन क्या होती है? इसमें भी आपके पास लिक्विड गैस में चेंज हो रहा होता है, बॉइलिंग में भी आपके पास लिक्विड गैस में चेंज हो रहा होता है। फर्क सिर्फ इतना होता है, बॉइलिंग इज डन एट अ सर्टेन टेम्परेचर। वाटर बॉइल होता है 100 पे, वाटर इवेपोरेट किसी भी टेम्परेचर पे हो जाता है। इवन कि आप स्विमिंग पूल से बाहर निकलते हैं, आपके बॉडी के ऊपर जो वाटर के ड्रॉपलेट्स होते हैं वो भी इवेपोरेट हो जाते हैं। अब आपको चूल्हे पे कोई बिठाया जाता है भाई, आपको सुहाना में कोई डाल दिया हमने, हीटर के सामने कोई बिठा दिया, वो भी तो देखो एक सर्टेन बॉइलिंग होगी तो सर्टेन टेम्परेचर पे होगी ना, इवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे हो जाती है। तो बेटा इसी वजह से, और इवेपोरेशन सिर्फ और सिर्फ सरफेस के ऊपर, जो लिक्विड की सरफेस होती है सिर्फ उस पर होती है बेटा, और जबकि बॉइलिंग थ्रू आउट द लिक्विड हो रही होती है। इवेपोरेशन में आपको कोई बबल्स भी नहीं दिखते बेटे, इवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे हो जाती है। यहाँ पे दो लिखे थे हमने, तीन यहाँ पे आपको बेस बता दिए कि हाउ इवेपोरेशन डिफर्स विद बॉइलिंग बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास दिया हुआ ये है कि आपके पास दो वैक्यूम की वॉल्स है बेटे, और ये स्टील के कंटेनर्स हैं। खैर ये हम लोग अगले पार्ट में ही करेंगे, लेकिन ये वाला सवाल हम लोग देख लेते हैं, बिकॉज दिस इज नॉट रिलेटेड टू सेक्शन 1। ये सेक्शन 2 से रिलेटेड हो रहा था, तो हमने वो सवाल वहीं पर ही हॉल्ट कर दिया। आपके पास यहाँ पे पार्ट सी में बोला हुआ ये है, डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल हाउ गैस एक्सर्ट अ प्रेशर। और ये तो हमें पता है बेटे, चाहे किसी किस्म का भी आपके पास गैस हो बेटे, आपके पास उसको प्रेशर वो एक ही तरीके से क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कोलिजन बेटे। गैस के पार्टिकल फ्रीली मूव करते हैं, बिल्कुल सर करते हैं। अगर लेट सपोज मैं भी आपके साथ टकराऊंगा तो बेटा आपकी बॉडी के ऊपर भी तो कोई प्रेशर लगेगा ना। इसी तरीके से गैस के पार्टिकल्स मूव फ्रीली, बिकॉज ऑफ दिस दे कोलाइड बेटे। अब कोलाइड होने की वजह से उनका मोमेंटम चेंज होता है। जब मोमेंटम उनका चेंज होता है तो फोर्स प्रोड्यूस होती है, और फोर्स पर यूनिट एरिया ही क्या कहलाता है बेटा? प्रेशर। तो कभी भी ये सवाल आ जाए बेटा, ये सीक्वेंस याद करो। अब इसको भी सेंटेंस फॉर्म में लिख दो कि particles of gases are free to move, therefore they collide with each other, due to which momentum is changed and force is produced, and force per unit area is pressure. That's it. This is for 3 marks बेटे। मेरे बच्चों मुझे बताओ कि यहाँ तक सबको समझ में आ गई है? किसी को नहीं आई तो प्लीज मुझसे पूछ लेना। आस्किंग यू अगेन एंड अगेन, प्लीज पूछ लेना बेटा। अब इसी तरीके से आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि देयर इज अ बॉल। एक तो इनको बॉल का बहुत शौक है भाई, हर जगह बॉल ले आते हैं। ठीक है भाई, मास 130 ग्राम दिया हुआ है, याद रहे ये ग्राम्स में दिया हुआ है, सो वी मस्ट कन्वर्ट इट इनटू किलोग्राम्स बेटे। लेकिन अभी हमें जरूरत नहीं है, अभी कोई ऐसा सवाल आया भी नहीं है। देखते हैं आगे। 130 ग्राम आपके पास मास दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी उसकी 14 मीटर पर सेकंड दी हुई है, और उसको थ्रो किया गया है वर्टिकली अपवर्ड। इट डिसेलरेट अंटिल इट इज एट रेस्ट। तो बेटे ऊपर जाते जाते एक पॉइंट ऐसा आया कि उसकी आपके पास वेलोसिटी क्या हो गई? जीरो हो गई बेटे। आपको डिसेलरेशन डिफाइन करना है। जैसे एक्सेलरेशन है ना बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। डिसेलरेशन का मतलब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो यहाँ पे हमने बोल दिया रेट ऑफ डिक्रीज इन वेलोसिटी। लेकिन वही यूनिफॉर्म रेट की, मतलब हर एक सेकंड के बाद अगर मैं बोल रहा हूँ माई डिसेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बेटे, इसका मतलब है लेट सपोज अगर आपकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है, तो हर सेकंड में वो दो दो स्पीड क्या होती रहेगी बेटे? कम होती रहेगी, एंड दैट इज व्हाट डिसेलरेशन, एंड दैट इज यूनिफॉर्म डिसेलरेशन। तो बस यहाँ पे डिफाइन करना था व्हाट इज डिसेलरेशन। रेट ऑफ चेंज की जगह डिक्रीज लिख दिया बेटा, डिक्रीज इन वेलोसिटी। उसके बाद बोला हुआ है द एक्सेलरेशन ऑफ द फ्री फॉल इज 9.8। आपको एक्सेलरेशन एक्चुअली में बता दिया बेटे, दैट इज 9.8। यू हैव टू शो कि द बॉल रीचेस द हाइट h एट 1.4 सेकंड। मतलब बॉल को ऊपर फेंका गया बेटे, बॉल ऊपर गई, इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी थी बेटे? 14 मीटर पर सेकंड थी। फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या हो गई भाई? जीरो हो गई भाई। और इस टाइम यहां से यहां जाने में कितना टाइम लगा बेटा? वो ये जस्ट यू हैव टू फाइंड आउट।
तो हमने कहा एक्सेलरेशन गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, फाइनल वेलोसिटी गिवन है, सो व्हाई नॉट we are using the formula for acceleration, and the formula for acceleration is a is equals to v minus u over t बेटे। एक्सीलरेशन आपको 9.8 दी हुई है, फाइनल वेलोसिटी आपके पास आप किसी को भी ले सकते हो यहाँ पे, क्योंकि टाइम तो नेगेटिव नहीं आ सकता, तो वैसे फाइनल वेलोसिटी 0 है और इनिशियल वेलोसिटी 14 है। इसको करोगे तो आंसर नेगेटिव में आएगा, तो हमें नेगेटिव आंसर नहीं लाना बेटा, मतलब नेगेटिव टाइम हो नहीं सकता। और इसका एक और साइंटिफिक रीजन ये भी है, जिसमें मैं आपको डालना अभी इंडल्ज करना नहीं चाह रहा, वो ये है बेटे कि ऊपर जाते वक्त बॉडी एक्सेलरेट नहीं डिसेलरेट कर रही है, तो ये बेशक आपके पास वैल्यू दी हुई है, लेकिन ये किस में होगी, नेगेटिव में होगी। मैंने इन तमाम चीजों को ओवरकम करते हुए डायरेक्टली आंसर पॉजिटिव में लिया है, क्योंकि एक वेलोसिटी वैसे ही 0 थी। तो एक्सीलरेशन पता है, फाइनल पता है, इनिशियल पता है, टाइम बस फाइंड आउट करना है। तो टाइम इधर गया, ये 9.8 लग के इधर आ गया बेटे, और 14 को 9.8 से हमने डिवाइड कर दिया, एंड वी गॉट द आंसर ऑफ 1.4। और उन्होंने यही बोला, बता 1.4 आंसर आना चाहिए। एयर रेजिस्टेंस इग्नोर है बेटे, याद रखना। सर यहाँ पे आपने क्यों नहीं यूज किया वो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी? यहाँ पे भी तो यूज कर सकते थे बेटे, लेकिन उसमें देखो प्रॉब्लम क्या था, हमारे पास उससे टाइम नहीं पता चलता, उससे हाइट पता चल सकती थी। क्योंकि देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, एम जी एच। और मैंने यही बताया ना, इग्नोर एयर रेजिस्टेंस जब भी आए तो आप ये इक्वेशन इस्तेमाल कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। सो व्हाई आरंट वी यूजिंग हियर बेटे? बिकॉज वी वर आस्क्ड अबाउट टाइम, और इस पूरी कंडीशन में कहीं पर भी टाइम नहीं है। ऑल्दो ये भी अप्लाई हो सकता है, बट हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है बेटे। अब जरा देखो अगला पार्ट, पार्ट सी में, इग्नोर एयर रेजिस्टेंस, कैलकुलेट एच। तो क्यों ना अब वो कंडीशन इस्तेमाल कर ले जो अभी जिसके बारे में हम लोग बोल रहे थे, कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर आ गया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच आ गया, मास से मास तो वैसे ही कैंसिल हो गया। फाइनल स्पीड हम लोगों को, या इनिशियल स्पीड हम लोगों को पता थी 14 है बेटे, ग्रेविटी 9.8 है। आपने इस इक्वेशन को सॉल्व किया और आपके पास क्या आ गई बेटे, हाइट आ गई विच इज 10 मीटर। तो देखो कॉन्सेप्ट आपके पास रिपीट होते हैं, बस सिर्फ और सिर्फ कंडीशंस अलग की जा रही हैं ताकि आपको कंफ्यूज किया जा सके, लेकिन आपने कंफ्यूज नहीं होना बेटा। इसी तरीके से द बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। भाई दोबारा बॉल को इन्होंने टॉप ऑफ द बिल्डिंग से ड्रॉप कर दिया। डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द मोशन ऑफ द बॉल एज इट फॉल्स, कंसिडर द इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस। अब जरा देखो, आपके पास इन्होंने बोला है बॉल को ड्रॉप किया है बेटा, टॉप ऑफ द बिल्डिंग से ही ड्रॉप किया है, लेकिन अब एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर ना करें। तो कल बेटे इस टाइप ऑफ क्वेश्चन की मैंने आपको थ्योरी बताई थी, कि जब भी कोई बॉडी नीचे आती है तो वो उसको कौन सी फोर्स होती है जो नीचे ला रही है, वेट। उसके अगेंस्ट में क्या प्रोड्यूस हो रही होती है बेटा, एयर रेजिस्टेंस। अब टाइम टू टाइम आपका वेट तो कांस्टेंट रहता है, लेकिन एयर रेजिस्टेंस क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। और एक टाइम ऐसा आता है कि वेट और एयर रेजिस्टेंस दोनों बराबर हो जाती हैं, तो उस टाइम पे बेटे आपके पास आपकी बॉडी की टर्मिनल वेलोसिटी अचीव हो जाती है। तो जब भी कोई बॉडी नीचे जा रही है इन प्रेजेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस, ये पॉइंट्स याद कर लें। मैंने अब इसको और आसान बनाने की कोशिश की है कि ये की फैक्टर्स याद कर लें। सेंटेंस तो आप बना लेंगे बेटे, लेकिन जिन की वर्ड्स पे, जिन की फैक्टर्स पे आपको इस क्वेश्चन में मार्क्स मिलने, जरा वो याद कर लें। जैसे जैसे बॉल नीचे जाएगी उसकी एक्सेलरेशन डिक्रीज होगी, उसकी रिजल्टेंट फोर्स डिक्रीज होगी। अब ये दोनों डिक्रीज क्यों हो रहे हैं, एयर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। और जब वेट और एयर रेजिस्टेंस एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, तब रिजल्टेंट फोर्स भी जीरो, एक्सेलरेशन भी जीरो, और बॉडी ने क्या अचीव कर ली बेटे, टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर ली। So whenever anything is going down in presence of air resistance, these are the key factors that you have to write in your answer. अब चाहे वो बॉल फेंकें, चाहे वो जहाज फेंक दें बेटे, चाहे वो किसी बच्चे को उठा के फेंक दें, वी डोंट केयर अबाउट दिस थिंग। वी शुड नो कि अगर कोई चीज नीचे आ रही है इन प्रेजेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस, तो इन टर्म्स ऑफ फोर्सेस ये काम हो रहा होता है। मेरे बच्चों मुझे बताओ, क्या ये भी सवाल आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया? इफ यस, अंगूठा
show me your anguthas. Where are your anguthas? If no, you can ask me question with it. Okay, that's good. अब इसी तरीके से देखें, we can see two children over here बेटे, दोनों बैठे हुए हैं सी सॉ पे। इस चीज को देखते हुए पता नहीं मुझे क्यों ऐसा ख्याल आ रहा है कि ये कहीं टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स मूवमेंट का सवाल है। तो जरा देखते हैं क्या मेरे ख्यालात सही हैं। भाई दो बच्चे बैठे हुए सी सॉ पे बैठे हुए, बिल्कुल सी सॉ की लेंथ भी आपको बता दी है बेटे, ये आपके पास पिवट बता दिया है। दिस चाइल्ड इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.6 फ्रॉम द पिवट एंड द अदर वन इज 0.8। बोला ये कि चाइल्ड ही मूव्स 0.50 फर्दर अवे। तो भाई साहब, भाई ने थोड़ी सी खिसका ली। कितनी खिसका ली भाई? 0.05 मीटर। अब ये करने से हुआ क्या? एक्सप्लेन व्हाई द सीसॉ रोटेट क्लॉकवाइज। अब ये इनके खिसकाने की वजह से ये भाई यहाँ पे आ गए भाई। अब ये सीसॉ क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है भाई, ये जो थोड़ा सा पीछे आए हैं इसकी वजह से जो क्लॉकवाइज मूवमेंट है वो बढ़ गया होगा। तभी तो भाई ये आपके पास क्लॉकवाइज रोटेशन में रोटेट हो रहा है। तो हमने बता दिया, एक्सप्लेन व्हाई द सीसॉ रोटेट क्लॉकवाइज, बिकॉज क्लॉकवाइज मूवमेंट हैज इंक्रीज। नाउ these two are not in equilibrium or not in a balanced state anymore bit. That is why the clockwise rotate, the seesaw rotate clockwise bit. अगला क्वेश्चन, चाइल्ड ए पुट्स अ बैकपैक एंड नाउ द सीसॉ इज बैलेंस। तो भाई साहब, चाइल्ड ए ने भी अब एक होशियारी का काम किया, इन्होंने बैग अब पहन लिया बेटा। अब दोबारा सीसॉ बैलेंस हो गया। तो अब इन्होंने पूछा हुआ क्या है? कैलकुलेट द मास ऑफ द बैकपैक बेटा। तो हमने कहा बैग का मास मालूम करना है। अब जरा देखो, है तो ये सवाल मोमेंट का ही अंदाजा हो गया है। अब कितनी फोर्सेस हैं जो यहाँ पर लग रही हैं वो चीज आप नोट डाउन करें, क्योंकि मोमेंट में आपको फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये दो चाहिए होते हैं। तो हमने देखा, एक तो ये चाइल्ड ए की फोर्स है 900, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी देख लो बेटा, 0.8 नहीं होगा बेटा, ये इंक्लूड करना है बेटा। तो दैट वुड बी 0.85 बेटे। तो इस चाइल्ड की फोर्स भी पता चल गई बेटे, और इसी तरीके से इस चाइल्ड का परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी पता चल गया, विच इज 0.85 बेटे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बेटे इसका मोमेंट आ जाएगा, और ये मोमेंट कौन सा होगा? क्लॉकवाइज। इस बात का अंदाजा हो गया। अब जरा देखें क्या और कोई फोर्सेज है? मैंने कहा बिल्कुल, इस चाइल्ड की है। इस चाइल्ड की फोर्स 450 और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1.6 है। और एक फोर्स आ गई बेटे, एंड दैट इज द फोर्स और द वेट ऑफ दिस बैग। तो इसका हम लोगों को कुछ पता नहीं है, तो इसलिए मैंने W लिख दिया। इसका भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा बेटा? 1.6 ही होगा। और ये दोनों फोर्सेस कैसा मोमेंट प्रोड्यूस कर रही है? दीज आर प्रोड्यूसिंग एंटी क्लॉकवाइज। तो हमने लॉ ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट लगाया, क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज की फोर्स 900 और डिस्टेंस 0.8 प्लस 0.05, इसको इंक्लूड करना है। बाजू का यही बच्चे इंक्लूड करके गलत कर देते बेटे, 0.8 लिख देते। तो 900 मोमेंट का फॉर्मूला फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, फोर्स आ गई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया। एंटी क्लॉकवाइज में एक 450 फोर्स है और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1.6। इसी तरीके से बेटे एक इस बैग की फोर्स है बेटे, जिसको मैंने F बोल दिया बेटा, जो कि इसका वेट भी है बेटे। एक इस बैग की फोर्स है और इसका भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपके पास 1.6 आ गया। इन दोनों को ऐड करके 0.85 हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये चीज वहां जाकर माइनस और 1.6 वहां जाकर डिवाइड, तो आपके पास बैग का वेट आ गया, विच इज 28.125 बेटे। लेकिन हमें तो मास पूछा हुआ था ना, तो कोई मसला नहीं सर, इतनी तो अब इतने भी ना शुक्र ना बने। आपके पास वेट आ गया है ना सर? बिल्कुल आ गया है बेटा। तो सर मास निकाल लेना, क्या मसला है? ओके बेटे, गुस्सा क्यों कर रहे हो, निकाल लेते हैं। वेट का फॉर्मूला क्या होता है भाई? W इज इक्वल टू mg। वेट है आपके पास? बिल्कुल है सर, ये लिखा हुआ है। मास है सर, वही तो फाइंड आउट करना है। ग्रेविटी है? बिल्कुल है सर, वो तो हमेशा ही पता होती है। आ गया मास, कितना आया? 2.9 kg बेटे। तो दैट वाज द क्वेश्चन ऑफ मूवमेंट बेटे। आगे उन्होंने पूछ लिया बेटा, द कंक्रीट फ्लोर अंडर द सीसॉ इज रिप्लेस विद रबर फ्लोर। ओके, अब इन्होंने क्या बोला है बेटा? डिफाइन इम्पल्स। इम्पल्स की कल ही डेफिनेशन बताई थी, क्या थी बेटे?
प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम ऑफ इट्स एप्लीकेशन। ऑल्दो हम लोगों को पता है इम्पल्स को चेंज इन मोमेंटम भी बोलते हैं, बट हमें ऐसे इसको नहीं लिखना, दैट इज जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग। आपके पास इम्पल्स की डेफिनेशन जब भी आएगी, फोर्स इनटू प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम ऑफ इट्स एप्लीकेशन। अगला सवाल ये बोल लिया है कि भाई एक्सप्लेन हाउ द रबर फ्लोर रिड्यूसेस इंजरी टू चाइल्ड। अच्छा भाई, अब रबर फ्लोर से ऐसा क्या हुआ कि अगर चाइल्ड गिर भी रहा है तो उसको इतनी चोट नहीं लगी? इसके पीछे की आपको अब साइंस समझानी है बेटे। तो हमने कहा सर समझा देंगे, कोई बड़े मसले की बात नहीं है, तो समझाते हैं बेटे। अब इन्होंने बोला इम्पल्स, फोर्स, मोमेंटम, इन सबको जरा थोड़ा सा अपने आंसर में लाए। तो मैं कहा जरा फॉर्मूला लिख लेते हैं, F इज इक्वल टू डेल्टा पी ओवर टी। तो देखो, अगर यहाँ पर ये जो चाइल्ड है या किसी भी चाइल्ड की जो ये बात कर रहे हैं, अगर ये गिरता है तो पहले भी जिस वेलोसिटी से गिर रहा था अभी भी उसी वेलोसिटी से ही गिरेगा बेटा। तो इम्पल्स या चेंज इन मोमेंटम, तो इसका कोई चेंज नहीं हुआ बेटा। पहले भी उसी स्पीड से गिर रहा था, अभी भी उसी स्पीड से गिर रहा है, तो इम्पल्स तो सेम रहा मेरे बच्चे। ठीक है सर, लेकिन अब आप जरा देखो टाइम ऑफ कोलिजन, रबर में आप देखो कंक्रीट से डायरेक्ट टकरा के आपको क्या होता है, इम्पैक्ट लगता है, लेकिन रबर आपका इम्पैक्ट अब्सॉर्ब करता खुद भी नीचे की तरफ चला जाता है। तो एक्चुअली में रबर ने किया क्या, आपका टाइम ऑफ कोलिजन को बढ़ा दिया। आपको पता है फोर्स का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा पी ओवर टी। फोर्स और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर टाइम ऑफ कोलिजन बढ़ जाए तो फोर्स क्या हो जाएगी बेटे, कम हो जाएगी। तो इम्पल्स तो आपका सेम रहा क्योंकि आप उसी सेम वेलोसिटी से गिर रहे हो जिससे आप पहले भी गिर रहे थे बेटा, लेकिन अब टाइम ऑफ कोलिजन बढ़ गया बेटा और उसकी वजह से आपके पास क्या हुआ, फोर्स डिक्रीज हो गई बेटे। तो दैट इज वाई अब उस चाइल्ड को इंजरी भी क्या होगी बेटे, कम होगी बेटे। पहले ज्यादा फोर्स लग रही थी बेटे इसलिए ज्यादा उसको इंजरी हो रही थी, अब फोर्स ही कम होगी तो इंजरी भी आपके पास क्या होगी, कम बेटे। मेरे बच्चों, ये सवाल पूरा का पूरा आपको समझ में आया अच्छे तरीके से? इफ यस प्लीज टेल मी बेटे, और अगर कोई सर मसला है एक बार और रिपीट कर सकते हैं प्लीज? किस चीज को बेटा, ये पार्ट टू को? नहीं नहीं, पार्ट वन। ये इम्पल्स? हाँ। यार ये तो सिंपल डेफिनेशन है ना, आपने वो फॉर्मूला पढ़ा है ना, F इज इक्वल टू डेल्टा पी ओवर टी। जी। इसमें से डेल्टा पी को अलग कर लो, तो डेल्टा बस। पी वुड बी इक्वल टू F मल्टीप्लाई बाई टी, ऐसे ही है। हाँ। यही इसकी डेफिनेशन है, प्रोडक्ट अच्छा। ऑफ फोर्स एंड टाइम ऑफ इट्स एप्लीकेशन। थैंक यू सर। कोई मसला नहीं मेरे बच्चे, और किसी को भी कोई पूछना हो तो बेटे प्लीज पूछ सकते हैं, नो टेंशन एट ऑल। ओके, मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई साहब, स्प्रिंग दिया हुआ है आपको, स्प्रिंग को एक क्लैंप के साथ भी लगाया हुआ है, एक पॉइंटर भी लगा हुआ है जो आपको सही रीडिंग मेजर करने में मदद देगा, और इसके साथ अलग अलग लोड्स को हमने यहाँ पे पुट इन करेंगे जिसकी वजह से ये स्प्रिंग जो है ये एक्सपैंड होगा, और फिर हम लोग देखते हैं। तो देखो इस जो अपैरेटस है, इस सेटअप से हमें ये चीज पता चल गई कि स्प्रिंग वाले सवाल है मतलब डिफॉर्मेशन है, मतलब कुछ फॉर्मूलाज डिफॉर्मेशन के जहन में आ जाने चाहिए। एक ये फॉर्मूला F इज इक्वल टू के एक्स तो याद आ जाना चाहिए बेटा। आगे देखते हैं सवाल। आपको एक बेटे ये आपको रीडिंग दी हुई है स्केल की, और ये आपके पास रीडिंग है वेट की। जब वेट 0 है तो उस वक्त आपके पास रीडिंग कितनी आ रही है, दैट इज 43। तो मतलब हम लोग बोल सकते हैं दिस इज द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। देखो जब ये कुछ भी नहीं है तो आपके पास अभी कोई लोड नहीं लगाया हुआ, तो ये इसकी ओरिजिनल लेंथ है बेटे। ठीक हो गया भाई। आपके पास जैसे जैसे आप लोड लगाते जा रहे हो, स्प्रिंग में एक्सटेंशन आती जा रही है, उसकी इंक्रीज इन लेंथ होती जा रही है बेटे, और उस वजह से आपके पास जरा देखो, और एक चीज यहाँ पर एक कौन सा लॉ है ये पूछा हुआ तो नहीं है लेकिन जहन में आ जाना चाहिए, वो कौन सा लॉ है जो यहाँ पे ओबे हो रहा है जो स्प्रिंग से रिलेटेड है, दैट इज अ हुक्स लॉ। और उसी ने बेटे उसी लॉ से हम लोगों को ये पता चला F इज इक्वल टू के एक्स। के क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट, F क्या है, फोर्स, X क्या है, एक्सटेंशन। ये सारी चीजें ध्यान में आ जानी चाहिए। आपके पास बोला हुआ ये है, आपने ग्राफ को देखते हुए दो रीडिंग्स बतानी है, जब कोई वेट अटैच नहीं है और जब 5.6 न्यूटन अटैच है। तो जब जीरो वेट है तो जीरो वेट पे आपके पास कितना आ रहा है, 43। जब 5.6 है तो 5.1 2 3 4 5 6,
तो 5.6 पे आपके पास कितना आ रहा है बेटा? 5.6 पे आपके पास आ रहा है 63 बेटा। तो 5.6 पे कितना आ गया बेटा लेंथ ऑफ द स्प्रिंग? 63। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया कैलकुलेट द एक्सटेंशन व्हेन 5.6 न्यूटन लोड इज अप्लाइड। तो हमने कहा ठीक है, 5.6 न्यूटन जब लोड था तो उस वक्त रीडिंग कितनी थी? 63। उसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी है? 43। जब कोई लोड नहीं था तो एक्सटेंशन कितनी आ गई? दोनों को माइनस कर दे सर। तो हमने माइनस कर दिया, 63 माइनस 43 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, एंड दिस इज योर एक्सटेंशन व्हेन 5.6 न्यूटन लोड इज हैंड विद द स्प्रिंग बिट। उसके बाद बोला हुआ है यूजिंग द वैल्यू फाउंड इन पार्ट ए कैलकुलेट द स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट जहन में फॉर्मूला पहले से याद होगा, F इज इक्वल्स टू के एक्स। एक्सटेंशन कितनी आई? 20 सेंटीमीटर। फोर्स कितनी लगाई थी उस वक्त? 5.6 न्यूटन। तो 5.6 20, हमने के की वैल्यू 20 को वहां जाके डिवाइड किया, आपके पास के की वैल्यू आ गई, दैट इज 0.28 न्यूटन। फोर्स तो न्यूटन में ही है और आपके पास एक्सटेंशन किस में? सेंटीमीटर में। तो न्यूटन पर सेंटीमीटर में आपके पास स्प्रिंग कांस्टेंट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास बोला हुआ है मास आपको दिया हुआ है, यू हैव टू फाइंड आउट वेट। तो ये बहुत सिंपल सा सवाल है बेटे, 1 मार्क के लिए। W इज इक्वल टू mg। आपके पास बेटे मास है, ग्रेविटी है, दोनों को मल्टीप्लाई करें, वेट आ गया आपके पास 4.9 न्यूटन। नाउ हियर इज द ट्रिकी वन बेटे, यहाँ पे समझना है बेटे, जरा गौर से सुनना। द ऑब्जेक्ट इज पुल्ड डाउनवर्ड until the tension in the spring is 6.5 न्यूटन। सबसे पहली चीज तो टेंशन कौन सी फोर्स होती है बेटे? टेंशन वो फोर्स होती है जो स्प्रिंग या रोप्स में प्रोड्यूस होती है बेटे, फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज बेटे, इसकी डायरेक्शन क्या होती है? फोर्स की डायरेक्शन होती है बेटे, याद रखना, हमेशा वेट के ऑपोजिट या हमेशा जो ड्राइविंग फोर्स है उसके ऑपोजिट। तो बेटा स्प्रिंग कहां जा रहा है? नीचे। कौन सी फोर्स लेकर जा रही है उसको? नीचे बेटा, एडिशनल फोर्स या वेट जो भी लगा रहे हैं हम लोग। टेंशन कहां प्रोड्यूस होगी? ऊपर बेटा, ये याद रखना। अब इन्होंने बोला द ऑब्जेक्ट इज पुल्ड डाउनवर्ड अंटिल द टेंशन इन द स्प्रिंग इज 6.5 न्यूटन। बेटे ऑब्जेक्ट उस वक्त तक उस स्प्रिंग को नीचे ले जाता रहा जब तक टेंशन कितनी नहीं हो गई? 6.5 न्यूटन। द ऑब्जेक्ट इज रिलीज, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। बेटे अब यार एक्सेलरेशन यहाँ पे कैसे निकालें? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यूज करते हैं, पहले तो यही ध्यान में आता है, a इज इक्वल टू v माइनस यू ओवर टी। लेकिन मैंने कहा सर ये यहाँ पे अप्लाई हो ही नहीं सकता, हमारे पास कोई वेलोसिटीज ही नहीं है, तो हम लोग क्या अप्लाई करें? तो मैं कहा कुछ और ढूंढो। फिर एक फॉर्मूला जहन में आता है, F इज इक्वल टू एम ए। मैं कहा यस सर, ये कुछ हो सकता है, मास है, एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। फोर्स क्या लें सर? क्या 6.5 लूं? नहीं। क्या सर 4.9 लूं? नहीं। तो सर कौन सी लेनी है फोर्स? बेटा ये फॉर्मूला किस फोर्स का फॉर्मूला था? दिस फॉर्मूला वाज फॉर रिजल्टेंट फोर्स। तो हमें रिजल्टेंट फोर्स लेनी पड़ेगी बेटे। अब रिजल्टेंट फोर्स सर कैसे निकालें? रिजल्टेंट फोर्स के बारे में बताया था ना, इट इज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल फोर्सेस बेटे। तो देखो आपके पास यहाँ पे कौन कौन सी फोर्स है? सर एक वेट है जो कि कहां पे लग रही है? डाउनवर्ड, जो कि कितनी है? 4.9। एक दूसरी कौन सी है? टेंशन, कहां पे लगेगी? सर ऑब्वियस सी बात है, ऑपोजिट टू वेट, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में। कितनी है? 6.5। तो अब क्या करें? इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट निकालना है, तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट। सर ऑपोजिट डायरेक्शन में तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो दैट विल बी योर रिजल्टेंट फोर्स बेटे। तो रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करने के लिए मैंने ये काम किया। अब यहाँ पे बेटे ये कितने मार्क्स का? 3 मार्क्स का इसलिए दिया हुआ है, हालांकि देखो वर्किंग कितनी सी है, लेकिन इट इज फॉर 3 मार्क्स बेटे। तो बेटे अगर कोई यहाँ पर आपके पास 4.9 या 6.5 पुट कर देगा बेटा, तो उसको सिर्फ 1 मार्क ही मिलेगा बेटा। इस चीज को करने के आपके पास 2 मार्क्स है बेटे। तो बेटे रिजल्टेंट फोर्स क्या आई? 1.6। मास हमें पहले से ही पता था, एक्सेलरेशन निकालनी थी, 0.5 वहां जाके डिवाइड हो गया, एंड यू गॉट योर एक्सेलरेशन, दैट इज 3.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों, क्या ये बात आप सबको समझ में आ गई? और ये पूरा का पूरा सवाल जो फोर्स एंड एक्सटेंशन डिफॉर्मेशन से रिलेटेड है, क्या ये सबको समझ में आ गया? अहमद शेख साहब आपका कोई सवाल है? ओके ठीक है, गलती से हो गया था, गॉट इट।
बेटा किसी को समझ में नहीं आया थम्स डाउन कर दें, मैं आपको दोबारा रिपीट कर दूंगा। आई एम लिटरली वेटिंग फॉर द थम्स डाउन। और आई अप्रिशिएट कि अगर आप वाकई में बताते हैं कि सर वाकई में समझ में नहीं आया, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, आई एम देयर फॉर यू। नहीं आया अहमद शेख? जो ये टेंशन है, ये हाँ टेंशन है क्या है? क्या मतलब है ये टेंशन फोर्स का? होती है बेटे। आप अभी क्या पहने हुए हो ये बताओ पहले। जैकेट है, मैं टी शर्ट है, क्या है? टी शर्ट टी शर्ट को जरा खींचो बेटा, खींची? खींच लिया। बेटा हाँ एक एक स्ट्रेस पैदा हो रहा है टी शर्ट में भी बेटे, जी। वो फोर्स है बेटे। तो वो टेंशन और फोर्स उसको बोलते हाँ हैं। वो समझ गए अच्छा लौंडे, बस यही अच्छा। चीज है, हर जगह फिजिक्स है बेटे। ठीक है। अब ये टेंशन हमेशा किसकी डायरेक्शन में होती है सर? डिस। अब देखो अगर आपने राइट की तरफ फोर्स लगाई ना तो टेंशन कहाँ पर होगी? लेफ्ट पर। अगर आपने हाँ अपवर्ड फोर्स लगाई है तो वो कहाँ पर होगी? डाउनवर्ड। अगर डाउनवर्ड ही डाउनवर्ड होगी। फोर्स लगाई है तो वो कहाँ पे होगी? अपवर्ड। तो भाई यहाँ पे दो फोर्सेस थी, एक वेट थी एक टेंशन थी। वेट तो डाउनवर्ड ही होता है, तो टेंशन कहाँ पे होगी? ऑपोजिट, अपवर्ड। समझे बेटे? अच्छा हाँ सही, थैंक यू सर। कोई मसला नहीं बेटे। अच्छा जी भाई, यहाँ पे हमारे पास गाड़ी नहीं मिल रही और ये गाड़ी के साथ पैराशूट लगा के हमारी जला रहे हैं। सही है भाई, कर लो भाई। अच्छा भैया, ड्रैग कार इज अ रेसिंग कार दैट पावर्ड बाय रॉकेट इंजन। ओके, रॉकेट इंजन लगा हुआ भाई, ये वाली तो वाकई में गाड़ी नहीं है हमारे पास। ठीक है भाई। ड्रैग कार्स एक्सिलरेट यूनिफॉर्मली, फिर वो रेस्ट पे आ गई बेटे, फिनिश लाइन पे। अब उसके बाद पैराशूट ओपन भी हुआ। आपके पास ग्राफ दे दिए। ग्राफ देख के पहली चीज तो ये स्पीड टाइम ग्राफ है, इसको देख के हम लोग कुछ चीजें पहले से ही एनालाइज कर लेते हैं। सर ये स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब है यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन। उसके बाद ये डीसेलरेशन है लेकिन नॉन यूनिफॉर्म डीसेलरेशन है सर, क्योंकि यूनिफॉर्म डीसेलरेशन होती तो स्ट्रेट लाइन होती, लेकिन ये नॉन यूनिफॉर्म डीसेलरेशन। ठीक है जी। आपको पास बोला हुआ क्या है? यू हैव टू कैलकुलेट द मैक्सिमम मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी, तो मास तो चेंज नहीं होता, तो जहां पर भी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी वहीं पर ही मैक्सिमम मोमेंटम होगा। और मैक्सिमम वेलोसिटी इन्होंने बोला भाई 130 है बेटे, और 6.5 पर है, आप ग्राफ में से भी देख सकते हैं, इट इज 130। तो हमने कहा मास हमें पहले से ही पता था, यहाँ पे आपके पास मास बता दिया तो 1400 केजी बेटे। मास पता है, वेलोसिटी पता है, दोनों को मल्टीप्लाई किया, हमारे पास मैक्सिमम मोमेंटम आ गया। अब यहाँ पर कुछ बच्चे यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड भी लिख सकते हैं, या आप न्यूटन सेकंड भी लिख सकते हैं, बोथ यूनिट्स आर करेक्ट बेटे। आगे इन्होंने बोला हुआ ये है, स्टेट द फीचर ऑफ फिगर 2.2 दैट रिप्रेजेंट द डिस्टेंस। स्पीड टाइम ग्राफ से डिस्टेंस निकालते कैसे हैं बेटे? सर एरिया अंडर द कर्व से निकालते हैं। अगर यहीं पे सवाल हो जाता है स्टेट द फीचर दैट यू कुड यूज टू फाइंड आउट एक्सीलरेशन, तो क्या करें? हम ग्राफ का ग्रेडियंट निकाल लेंगे बेटे। तो बेटे आपको डिस्टेंस निकालना है, सो व्हाट यू शुड डू, आप एरिया अंडर द कर्व निकालें बेटे। हमने लिख दिया एरिया अंडर द कर्व से हमें डिस्टेंस पता चलेगा। उसके बाद उन्होंने पूछ ही लिया बेटा, डिटरमाइन द डिस्टेंस इन द फर्स्ट 6.5 सेकेंड्स। तो फर्स्ट 6.5 सेकेंड्स को अगर मैं यहाँ पे गौर से देखूं तो वो आपके पास आ रहे हैं कुछ यहाँ पर। ये है आपके फर्स्ट 6.5 सेकेंड्स बेटे। तो यहाँ तक का एरिया निकाल लेते हैं बेटे। ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल का फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस आपको बताई हुई है, दिस इज 6.5। सर बताई हुई नहीं है तो कैलकुलेट भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो बताई हुई है 6.5 तक उसकी स्पीड कितनी थी? 130। और ये आपको हाइट भी बताई हुई है, दिस इज 130। नहीं बताई जाती तो ग्राफ से रीड कर लेते बेटे, दोनों काम आसान है बेटे। तो हमने इस्तेमाल कर लिया 1/2 बेस इंटू हाइट, एरिया का फॉर्मूला होता है ट्राइंगल का। तो बेस आपके पास 6.5, हाइट आपके पास 130, मल्टीप्लाई किया आपके पास एरिया आ गया, एंड दैट एरिया इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द डिस्टेंस बेटे, व्हिच इज 420। उन्होंने बोला द पैराशूट ओपन एट 6.5 सेकंड एंड द कार डिसेलरेट। डिस्क्राइब हाउ फिगर 2.2 शोज दैट आफ्टर 6.5 द कार डिसेलरेट। आपको इस फिगर से कैसे पता चल रहा है कि गाड़ी डिसेलरेट हुई है? क्योंकि आपकी स्पीड कम हुई है बेटा। आपका बेटा जो ग्रेडियंट है वो कहाँ गया है? नेगेटिव की तरफ गया है बेटा। तो हमने यहाँ पे बता दिया बेटा, ग्रेडियंट या स्पीड आपकी क्या हुई है बेटे? डिक्रीज हुई है, इसीलिए पता चला कि द कार डिसेलरेट। अब उन्होंने बोला द डिसेलरेशन ऑफ द कार इज नॉट कांस्टेंट। ये कैसे आपको पता चला कि वो नॉट कांस्टेंट है? क्योंकि ग्राफ आपका क्या था? कर्व था बेटा। ग्राफ इज अ कर्व, दैट इज व्हाई इट इज
नॉन यूनिफॉर्म बेटा, यूनिफॉर्म होता तो स्ट्रेट लाइन होता। डिस्क्राइब द एनर्जी ट्रांसफर दैट टेक प्लेस एट द कार स्लोज डाउन। तो इनिशियली तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी, ब्रेक लगा रहे हैं तो वो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी किसमें चेंज हो रही है? थर्मल में चेंज हो रही है। गाड़ी के टायर हीटअप होते हैं ना बेटा, क्यों? थर्मल में चेंज हो रही होती है एनर्जी बेटे। तो ऑल द काइनेटिक एनर्जी वुड बी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी या थर्मल एनर्जी एज द कार स्लोज डाउन। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे आपसे पूछा भाई ये है, डिटरमाइन डिफाइन द मोमेंट ऑफ फोर्स एंड डिस्क्राइब द इफेक्ट दैट इट मेजर्स। 3 मार्क्स। चलो डिफाइन तो कर देंगे। डिफाइन क्या है? मोमेंट होता क्या है? प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ पे मैंने सिंबल बना दिया, आपने बस परपेंडिकुलर पूरा लिखना है बेटा। सो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये मेंशन करना पड़ता है फ्रॉम द पिवट टिल द लाइन ऑफ फोर्स। तो ये तो आपको बेटा 2 मार्क्स दे देंगे बेटा, दिस डेफिनेशन। मोमेंट को हम क्या और भी बोलते हैं बेटा? टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। तो उन्होंने सवाल में देखो अजीब तरीके से पूछ लिया कि डिस्क्राइब द इफेक्ट दैट इट मेजर्स। तो व्हाट इट मेजर्स बेटे? इट मेजर्स द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स मेरे बच्चों। आगे आपके पास दे दिया है बेटे कि एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, उसमें हमने स्टोन फेंका है, उसकी बेस 3.4 मीटर लंबी है। आपके पास बताया हुआ ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है बेटा? सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉडी का वो पॉइंट होता है जहां पर उसका वेट, पूरा का पूरा बॉडी का वेट एक्ट हो रहा होता है। अगर आप इस पॉइंट से बॉडी को लिफ्ट करते हैं तो बॉडी प्रॉपरली एक तो लिफ्ट भी हो जाएगी और आगे पीछे कहीं रोटेट भी नहीं करेगी बेटे। दैट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। हम ये भी बोल सकते हैं ये वो पॉइंट है जहां पर आपके पास वेट एक्ट हो रहा होता है। तो ऐसे बना देते हैं बेटे। तो पॉइंट वेयर ऑल द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू एक्ट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेटे। अब आपको वेट ऑफ द ब्लॉक दे दिया है बेटा, दैट इज 1.3 बेटे। कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ वेट। अब देखो मोमेंट मालूम करने के लिए फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए बेटे, ठीक है। पिवट ये एक्स आपको दी हुई है बेटे। तो बेटा देखो मोमेंट ऑफ वेट मतलब वेट तो ये आ गई, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या बन रहा है बेटा? इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये बन रहा है, ये छोटा सा हिस्सा इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस बन रहा है। दिस इज योर वेट, और ये आपके पास आ गया इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस बेटे। अब ये है कितना? सर वेट होता कहां पर है? सेंटर पर। ये पूरी पट्टी कितने की थी? 3.4 की। तो ये कितनी होगी सर? 3.4 का आधा। तो फोर्स भी पता चल गई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी पता चल गया बेटा। क्या हम लोग को इसका वेट पहले से ही दिया हुआ था? बिल्कुल दिया हुआ था, ये दिया हुआ। तो हम लोगों को वेट भी पता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3.4 का आधा 1.7। तो फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द मोमेंट, और मोमेंट का यूनिट क्या होता है? न्यूटन मीटर बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास बोला हुआ है वो दो कंडीशन बताओ जो इक्विलिब्रियम के लिए जरूरी है बेटे। तो आप इनको वर्डिंग में लिख सकते हैं कि रिजल्टेंट फोर्स मस्ट बी जीरो एंड रिजल्टेंट मोमेंट मस्ट बी जीरो। रिजल्टेंट फोर्स मस्ट बी जीरो का मतलब तमाम अपवर्ड फोर्सेस डाउनवर्ड फोर्सेस के बराबर हो, तमाम राइट पे लगने वाली फोर्सेस लेफ्ट पे लगने वाली फोर्सेस के बराबर हो बेटा। दैट इज व्हाट, दैट इन दैट ओनली कंडीशन बेटे आपके पास रिजल्टेंट फोर्स जीरो होगी बेटे। रिजल्टेंट मोमेंट जीरो मतलब क्लॉकवाइज मोमेंट बराबर होना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट के, एंड दीज आर द टू कंडीशन दैट आर रिक्वायर्ड फॉर इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटे। आपके पास एक रॉकेट है जिसका मास दिया हुआ है 7.4 10 टू द पावर 6। उसका आपको वेट मालूम करना है, तो W इज इक्वल्स टू mg। मास है, ग्रेविटी है, मल्टीप्लाई करो, वेट आ गया बेटा। डिफाइन इन वर्ड्स द टर्म वेट। अल्लाह अकबर। वेट का फॉर्मूला जरा आप बता दो बेटा, ये डिफाइन कर दो बेटा। इट इज द फोर्स प्रोवाइडेड बाय अर्थ दैट एक्चुअली अट्रैक्ट्स द बॉडी टुवर्ड्स अर्थ बेटा। या हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि इट इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स बेटा, ठीक है, विच डायरेक्ट्स द बॉडी टुवर्ड्स अर्थ बेटा। आपके पास नेक्स्ट पार्ट में एक ग्राफ दिया हुआ है जिसमें जरा देखो, शुरू में आपके पास बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, और ये एक्सेलरेट कैसे कर रही है बेटा? नॉन यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट करती तो बेटा कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन। उसके बाद कांस्टेंट एक्सेलरेशन आ गई। इन्होंने आपसे ये पूछ लिया O टू A में क्या है? इंक्रीज हो रही है एक्सेलरेशन बेटा। A टू B में क्या हो रही है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रही है। ग्राफ देख के हमने बता दिया बेटा। आगे बोला हुआ है एट t इज ए टाइम इज इक्वल टू 400
टेंजेंट ड्रॉ करो और एक्सेलरेशन बताओ। हमें पता है एक्सेलरेशन ग्रेडियंट निकालने से आएगा, लेकिन स्ट्रेट लाइन नहीं थी, तो इसीलिए उन्होंने बोल दिया 400 पे आपने टेंजेंट ड्रॉ किया, कर दिया। 2 पॉइंट्स इस टेंजेंट पे सिलेक्ट कर लिए बेटे, और उनसे हमने ग्रेडियंट निकाल लिया। ये 2 पॉइंट्स मैंने लिख भी दिए, ग्रेडियंट का फॉर्मूला भी लिख दिया। यू कैन इजीली फाइंड आउट द एक्सेलरेशन। आगे बोला भाई देखना जरा, ये यही कॉन्सेप्ट दोबारा रिपीट हो रहा है अलग वर्डिंग के साथ, तो इसलिए घबराना नहीं है बेटे। आपके पास बोला भाई रॉकेट्स आर यूज्ड टू लॉन्च इन सैटेलाइट इनटू स्पेस, व्हेन द सैटेलाइट इज रिलीज the rocket returns to earth. Explain in terms of forces why rocket reaches terminal velocity. अभी बताया था क्या होता है बेटा। आपके पास बेटे एक्सेलरेशन डिक्रीज होती है, रिजल्टेंट फोर्स डिक्रीज होती है। क्यों? एयर रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है, वेलोसिटी इंक्रीज होती है। जब वेट और एयर रेजिस्टेंस एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं, एक्सेलरेशन भी जीरो, रिजल्टेंट फोर्स भी जीरो, हेंस बॉडी रीचेस टर्मिनल वेलोसिटी। आंसर बेटे। मेरे बच्चों मुझे बताओ, क्या यहाँ तक आपको